मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए रेखा शर्मा द्वारा संकलित कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पाठ 3 संगति का फल लेकर आई हूँ। इससे पहले 2 पाठ हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। यह हमारा तीसरा पाठ है, संगति का फल। संगति जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी का साथ, किसी का साथ होना। संगति का फल मतलब अगर आपकी अच्छी संगति है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपकी बुरी संगति है तो आप भी बुरे व्यक्ति की तरह बुरे हो जाएंगे। तो बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हैं, कक्षा तीसरी के बच्चे 8 या 9 वर्ष तक के होते हैं, और आपने भी कुछ सहेलियां, कुछ दोस्त अपने बनाए होंगे, और आपको नहीं पता कि वो आपके दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं। समय के साथ साथ आपको यह पता चलता है कि आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके जो आपके साथ रहते हैं वो अच्छे दोस्तों के साथ आप रह रहे हैं, या वो बहुत बुरे हैं, आपकी संगति बुरी है। जैसे थोड़े थोड़े उदाहरण लेकर हम सीखेंगे। मान लो आपका दोस्त एक दुकान पर जाता है और वो चुपके से कोई सामान वहाँ से उठा देता है और उसके पैसे वो दुकानदार को नहीं देता है। और कोई दूसरा दोस्त जो हमेशा ही दूसरे बच्चों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, या कोई झूठ बोलता है, धोखा देता है, ये गलत आदतें हैं। ऐसे दोस्त बुरे दोस्त माने जाते हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी हर समय सहायता करता है, आप कहीं मुसीबत में पड़े हो तो आपकी सहायता करता है, आप बीमार हो और आपने होमवर्क नहीं किया हो, आपको नहीं पता है कि आज क्या करवाया है, वो आपके होमवर्क करने में आपकी मदद करता है, आपकी बीमारी के समय में आपका साथ देता है, आपके अच्छे बुरे समय में आपका साथ देता है, वो आपका अच्छा दोस्त है। तो ऐसे ही संगति का फल इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छे और होशियार व्यक्ति का साथ करना चाहिए। अगर आप इसकी जगह मूर्ख व्यक्ति का साथ करते हैं तो आपको हमेशा से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पाठ 3 संगति का फल। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपने प्रिय दरबारी तेनालीराम का बहुत सम्मान करते थे। वे जहाँ भी जाते तेनालीराम को हमेशा अपने साथ ले जाते। इससे दूसरे दरबारियों को बहुत चिढ़ होती कि हमारे राजा तेनालीराम के अलावा किसी और को कुछ मानते ही नहीं। आखिर दूसरे दरबारियों में क्या कमी है? इस कारण वे तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। अब बच्चों, हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? हमारी कहानी विजयनगर से शुरू होती है, जहाँ पर एक राजा है जिनका नाम कृष्णदेव राय है, और उनका प्रिय दरबारी तेनालीराम है, जिनका वो बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, इज्जत बहुत ज़्यादा जिनकी वो इज्जत करते थे। और आपको पता है, जब कोई भी किसी का प्यारा या लाडला बनता है तो दूसरे लोग उससे हमेशा ही चिढ़ करते हैं। तो इसी तरह का व्यवहार तेनालीराम के साथ राजा का था, और जिस कारण से दूसरे लोग राजा के इस व्यवहार से तेनालीराम से चिढ़ते थे। उन्हें लगता था कि तेनालीराम ही एक अकेला व्यक्ति है जिससे राजा इतना प्यार करते हैं। उन्हें लगता था कि उनमें भी कोई कमी नहीं है। तेनालीराम से राजा इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? एक दिन राजा तेनालीराम के साथ एक दिन राजा तेनालीराम के स्थान पर अपने 2 चापलूस दरबारियों के साथ भ्रमण करने निकल गए। वेश बदलकर तेनालीराम भी उनके पीछे हो लिए। अब क्या हुआ? आपको पता है, पुराने समय में राजा महाराजा अपने लोगों की, अपने जनता का दुख सुख जानने के लिए वेश बदल कर जाते थे। तो इसी तरह का कार्य
राजा कृष्णदेव राय ने भी किया। वह अपने साथ दो दरबारियों को ले गए जो कि चापलूस दरबारी थे। वो राजा की चापलूसी करते थे और परंतु उनके साथ अब जो तेनालीराम है वो राजा का हित चाहने वाला है, वह भी वेश बदलकर चुपचाप से उनके पीछे हो लिया। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे। गांव के किनारे कुछ किसान आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। राजा ने उनका हालचाल पूछा और बोले कि तुम्हारे राजा कैसे है? क्या तुम अपने राज्य में प्रसन्न हो? तुम्हें कोई कमी तो नहीं? अब क्या होता है कि घूमते घूमते राजा और उनके दो दो चापलूस दरबारी एक गांव में पहुंचते हैं और वहां कुछ किसान बैठे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे लोग अभी तेनालीराम को नहीं पहचानते हैं, वो उनके साथ वेश बदल कर आए हैं। और राजा अपने गांव वालों से पूछना चाहता है कि जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य में क्या वो खुश है, उन्हें किसी तरह की तकलीफ या कमी तो नहीं है। किसानों ने अपने राजा की बड़ी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। अब क्या होता है कि जो किसान हैं वहाँ पर झुंड बनाकर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता है कि जो बातचीत जिनके साथ वो कर रहे हैं वो उनके राजा है। वो बिना जाने ही अपने राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं, जिससे राजा बहुत खुश हो जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम अपने राजा को किसके समान समझते हो? यह सुनकर एक किसान उठकर सामने गन्ने के खेत में गया और वहां से एक गन्ना तोड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा हो गया। वह बोला, हमारे राजा इस गन्ने के समान है। तो राजा के साथ में अन्य दरबारी थे। राजा ने उनसे पूछा, राजा की तुलना इस गन्ने से की गई है, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? क्या तुम भी यही कहते हो? अब क्या हुआ, राजा जब उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें अपने राजा किसके समान लगते हैं, अब उसमें से एक किसान खेत से गन्ना तोड़कर लाता है और राजा के सामने वो गन्ना रखकर कहता है कि हमें तो अपने राजा इस गन्ने के समान लगते हैं। अब जो दो चापलूस दरबारी राजा के साथ गए थे, राजा उनसे पूछते हैं कि इन लोगों ने राजा की तुलना गन्ने से की है, तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? मूर्ख चापलूस दरबारी राजा को खुश करने की नीयत से बोला, महाराज, यह हमारे राजा को गन्ने के समान कमजोर समझते हैं। अब देखो, मूर्ख लोगों का साथ राजा ने आज किया है। उनका जो बुद्धिमान दरबारी तेनालीराम है, राजा को नहीं पता है कि वह उनके साथ है। अब उन मूर्ख लोगों ने वो राजा की चापलूसी करते हैं और क्या चाहते हैं कि वो राजा को प्रसन्न करे। इसके लिए वो क्या कहते हैं, वो उन सारे किसानों को नीचा दिखाते हैं और राजा को ऊंचा दिखाने के लिए वो कहते हैं कि राजा इन किसानों को बहुत कमजोर मान रहा है। इनके कहने का अर्थ है कि राजा को कोई भी खेत में गन्ने के समान आसानी से उखाड़ सकता है। अब वह क्या मतलब उसने समझाते हैं राजा को कि उनका राजा ऐसा है जिसे कोई भी गन्ने, जैसे इस किसान ने गन्ना उखाड़ कर लाया है, हमारे राजा को भी वैसे ही कोई भी उखाड़ कर फेंक सकता है। मतलब उनके राज्य में कोई भी दूसरा आकर के राज कर सकता है। बच्चों, ये बात किसने कही? उन मूर्ख दरबारियों ने, जो राजा जिन दरबारियों को अपने साथ लेकर आया था। राजा भी इस उत्तर को सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन वह यह भी सोचने लगे कि इसका अर्थ यह नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दरबारियों के सामने उन जोश के साथ लोग आए हैं और राजा आया है, उनके सामने पहले ही उन किसानों ने राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। तो ऐसा इसका अर्थ निकालना गलत है। राजा भी इस बात को मान रहे हैं। अब उन्हें तेनालीराम की कमी खलने लगी। वे सोचने लगे कि यदि आज तेनालीराम यहाँ होते तो उत्तर कुछ और ही मिलता। किसानों के बीच
मैं वेश बदलकर बैठने वालों में एक तेनालीराम ही थे जो गन्ना तोड़कर लाए थे। जब तेनालीराम ने महाराज को सोच में पड़े देखा तो वे अपने असली वेश में राजा के सामने आ गए। उन्होंने राजा की बात का उत्तर कुछ इस तरह से दिया। हमारे राजा अपनी प्रजा के लिए मीठे गन्ने के समान है, परंतु दुश्मनों और दुष्टों के लिए कठोर भी है। यह इस उत्तर से राजा प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई रहता है। अब क्या हुआ? जब तेनालीराम ने देखा कि महाराज सोच में पड़े हैं, तब वो अपने असली वेश में सामने आ गए और उन्होंने राजा से कहा कि बच्चों, आपने भी गन्ना खाया है, आपको पता है गन्ने का जो बाहरी भाग है वो बहुत कठोर रहता है। और तेनालीराम अब राजा को बताते हैं कि हमारे राजा ठीक उस गन्ने के समान है। जैसे गन्ने का अंदर का भाग बहुत मीठा रहता है, उसमें बहुत रस होता है, उससे स्वाद से लोग खाते हैं, वैसे ही हमारे राजा भी अपनी जनता को, अपने लोगों को मिठास देने वाले हैं। परंतु जैसे गन्ना बाहर से कठोर होता है, वैसे ही राजा भी अपने दुश्मनों और दुष्ट लोगों के लिए उस गन्ने के बाहरी भाग की तरह कठोर है। अब जब राजा तेनालीराम की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें अब ज्ञात होता है कि मूर्खों का साथ हमेशा दुख देने वाला होता है। और तेनालीराम जैसे समझदार लोगों का साथ पाने के बाद राजा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, यह कहानी हमने पढ़ी, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा से ही अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ अगर हम रहेंगे, मूर्ख लोगों के साथ अगर हम रहेंगे, एक तो हम उनकी तरह मूर्ख हो जाएंगे और साथ ही साथ हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आगे अपना अभ्यास कार्य पर आइए। पेज ऑन 23। शब्द अर्थ पहले है संगति। संगति होता है किसी का साथ। चापलूस, चापलूस होते हैं खुशामद करने वाले लोग जो आपकी चापलूसी करते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। समान होता है बराबर। नियत होती है भावना। आपकी फीलिंग क्या है, नियत क्या है, आपकी भावना। सम्मान होता है आदर। हम किसी को बहुत ज्यादा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। भ्रमण होता है घूमना फिरना, घूमना फिरना। अन्य, अन्य होता है दूसरे। प्रसन्न, प्रसन्न का शाब्दिक अर्थ है खुश। ईर्ष्या, जलन। प्रशंसा, तारीफ। तुलना, बराबरी। दुखदाई, जो दुख देने वाला हो। अभ्यास कार्य में आइए। नीचे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। विजयनगर के राजा कौन थे? विजयनगर के राजा का क्या नाम था? हमने अभी पाठ में पढ़ा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। राजा अपने साथ किसको ले जाते थे? राजा अपने साथ दो चापलूस दरबारियों को ले जाते थे। किसान ने राजा को किसके समान बताया? किसान ने राजा को गन्ने के समान बताया। अगला प्रश्न है हमारे पास लिखित प्रश्नों में। आइए। पहला प्रश्न है, तेनालीराम के स्थान पर राजा किसे अपने साथ भ्रमण के लिए ले गए? तेनालीराम के स्थान पर राजा अपने साथ दो चापलूस दरबारियों को भ्रमण के लिए ले गए। अगला प्रश्न है, किसानों ने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? किसानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे राजा गन्ने के समान है। नाउ टर्न योर पेज, पेज ऑन 24। आपका अगला प्रश्न है, चापलूस दरबारियों ने गन्ने का क्या अर्थ निकाला? चापलूस दरबारियों ने गन्ने का यह अर्थ निकाला कि किसान राजा को गन्ने के समान कमजोर समझते हैं, जिसे कोई भी खेत से उखाड़कर फेंक सकता है। अगला प्रश्न है,
तेनालीराम ने राजा की बात का उत्तर किस प्रकार दिया? तेनालीराम ने राजा की बात का उत्तर देते हुए कहा कि हमारे राजा अपनी प्रजा के लिए मीठे गन्ने के समान है, परंतु दुश्मनों और दुष्टों के लिए कठोर भी है। और अब हमारा अंतिम प्रश्न है, अंत में राजा की समझ में क्या आया? तो बच्चों, आपने भी पाठ पढ़ा है, आपको भी पता है कि अंत में राजा की समझ में क्या आया। हमारा उत्तर रहेगा, अंत में राजा की समझ में यह आ गया कि मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई रहता है। यही हमारे इस पाठ का, पूरे पाठ का सार भी है, शिक्षा भी है। अब प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा? पहला है, तुम अपने राजा को किसके समान समझते हो? ये किसने कहा था? राजा ने कहा था। और किससे? किसानों से कहा था। किसानों से जब पूछा था कि तुम अपने राजा को किसके समान समझते हो। दूसरा है, हमारे राजा अपनी प्रजा के लिए मीठे गन्ने के समान है। ये किसने कहा? तेनालीराम ने राजा से कहा। अंतिम है, यह हमारे राजा को गन्ने के समान कमजोर समझते हैं। ये किसने कहा था? मूर्ख चापलूस दरबारी ने, जो 2 दरबारी राजा के साथ आए थे, उन्होंने राजा से कहा था। अगला भाषा ज्ञान देखिए, हिंदी वर्णमाला। आपको बच्चों पता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिसमें से 11 हमारे पास स्वर है, जिसमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर माने गए हैं। और अंग जो है वो हमारा अनुस्वार है, और आ जो हमारे पास आता है वो हमारा विसर्ग है। और व्यंजनों में क से ह तक, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स पिट कटा श, स ह। यहाँ तक जो है वो हमारे 33 व्यंजन आते हैं। और इसमें हमारे पास क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन आते हैं। और हिंदी वर्णमाला में ही 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन आते हैं, जिसमें ड़, पढ़ना, और दूसरा ड़। ये दोनों ड़ जो आते हैं ये हमारे पास द्विगुण व्यंजन में आते हैं। इस तरह से हमारी हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। और हमारे पास यहाँ प्रश्नों में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए शब्दों में स्वरों पर गोला लगाइए। पहला जो हमारे पास है, आपको पता चल गया कि स्वर कौन से होते हैं। अ से औ तक के जो वर्ण है उन्हें स्वर कहा जाता है। तो जैसे इमरती में ई यहाँ पर हमारा स्वर है, तो ई में गोला लगा है। वैसे ही दूसरा है अचकन, तो इसमें हमारा स्वर हुआ अ। ओखली में ओ, ऋतु में री, ऐनक में ऐ, ईख में बड़ी ई, ऊद बिलाप में बड़ा ऊ, और अनार में हमारा स्वर रहेगा ओ। और हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन पर गोला लगाइए। अब व्यंजन में जैसे आपके पास पहला शब्द दिया गया है ई, ख। अब हमने व्यंजन देखने हैं, तो इसमें व्यंजन है ख। दूसरा है हमारे पास ऊन, इसमें हमारा व्यंजन है नौ। अगला शब्द है ओस, इसमें हमारा व्यंजन है सौ। और अगला है हमारे पास हलवाई, इसमें हमारे व्यंजन कौन से हुए? ह, ल, व, ये हमारे व्यंजन है इसमें। और अगला है एक, इसमें हमारा व्यंजन है क। आगे है इस, इसमें हमारा व्यंजन है स। अनबन, अनबन में हमारे व्यंजन शब्द रहेंगे, वर्ण रहेंगे न, ब और न। औलाद, औलाद में ल और द हमारे व्यंजन है। इमली,
इमली जो हमारे पास शब्द है, इसमें मौ और लौ में आप गोला लगाएंगे। अगला है हमारे पास उचित संयुक्त अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए। आपको लिखने हैं। हमारे पास जो हमने पीछे पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो जैसे क्ष है, तो हमारे पास क्ष किससे बना है? क जमा पेट कटा श जमा अ। इस तरह से क्ष बनता है। उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो दो व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। तो यहाँ पर हम उचित अक्षर लिखना है हमें। त्र छोटी ई य दिया है, तो यह हमारा क्षत्रिय बनेगा। क दिया है, हमने इसमें उचित संयुक्त व्यंजन जोड़ना है, तो ये हमारे पास कक्षा बन गया। परि दिया है, तो ये हमारे पास परिश्रम बना। हमारे पास मौ आ दिया है, तो ये हमारा क्षमा हो गया। और अंतिम है आ नौ ई ज्ञ हमने इसमें जोड़ा, ये हमारे पास ज्ञानी बन गया। अब हमारे पास शब्द कौन कौन से बने? क्षत्रिय, कक्षा, परिश्रम, क्षमा और ज्ञानी। अब अगले प्रश्न में आइए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। आपने इसमें सही उत्तर चुनना है। दरबार में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दरबारी, किसान या दुश्मन, उसे हम दरबारी कहते हैं। तो हमारा उत्तर हुआ दरबारी। ईर्ष्या करने वाला, राजा, चापलूस या ईर्ष्यालु। ईर्ष्या करने वाले को क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। हमारा सही उत्तर है ईर्ष्यालु। अगला है खेत में काम करने वाला, महाराज, किसान या दरबारी। अब इसमें सही उत्तर हमारा रहेगा किसान। खेत में काम कौन करता है? किसान। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसावान, प्रशंसनीय या निंदनीय। जो प्रशंसा के योग्य होता है वो प्रशंसनीय होता है। इसका सही उत्तर हमारे पास प्रशंसनीय रहेगा। आगे है विलोम शब्द। बच्चों, आपको पता है विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द होता है उल्टे शब्द। हमारे पास यहाँ शब्द और उसके उल्टे दिए हैं, हमने आर पार सिर्फ जोड़ना है। सम्मान, सम्मान का उल्टा होता है अपमान। कठोर, कठोर का उल्टा क्या होता है? कोमल। आसानी, कोई काम बड़ी आसानी से हो रहा है, कोई काम हमारा हो ही नहीं रहा है, उसके लिए हमें बहुत मुश्किल पड़ रही है, तो उल्टा है मुश्किल। गांव, हमारा भारत जो है 70% जनता गांव में रहती है, तो हमारी 30% जनता कहाँ रहती है? शहर। उल्टा है गांव का शहर। प्रशंसा, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो दुनिया उसकी क्या करती है? प्रशंसा। और उसके उल्टे कोई बुरा काम करता है तो लोग उसकी क्या करते हैं? निंदा। तो प्रशंसा का विपरीत हुआ निंदा। उत्तर, हम आपसे उत्तर चाहते हैं तो हमने आपसे क्या किया? प्रश्न। उत्तर का उल्टा प्रश्न। दुश्मन, दुश्मन का क्या रहता है? दोस्त। जो आपका बुरा करते हैं वो आपके दुश्मन है, जो आपका अच्छा करते हैं वो आपके दोस्त है। नाउ टर्न योर पेज ऑन 26। दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक का चिन्ह लगाइए और लिखिए। पहला है हमारे पास गांव। गौ अनुनासिक लगेगा, चंद्र बिंदु आ, वो गांव। फिर है संगति, 100 अंग की मात्रा गौ तो में छोटी ई। प्रशंसा, प्र अंग श स आ। पहुँचे, प ह में छोटा हूँ, अनुस्वार लगेगा अंग च ए, पहुँचे। परंतु, प र अंग तो में छोटा हूँ। हम अंग को नौ भी लेते हैं, अनुनासिक जो नौ नाक के सहारे से बोला जाता है, परंतु आधा नौ भी हम इसमें लिख सकते हैं, ये भी सही रहेगा। यहाँ य हो आ और चंद्र बिंदु यहाँ। अगला है वाक्य बनाइए। आपके पास शब्द दिए गए हैं, आपने उनके वाक्य बनाने हैं। पहला है खेत। खेत का वाक्य हमने बनाया है, मेरे खेत में फसल लहरा रही है। कठोर,
आपको पता है बच्चों, अखरोट कैसा रहता है? अंदर से कोमल और बाहर से कठोर। तो हमने इसका वाक्य बनाया है, अखरोट का बाहरी भाग कठोर होता है। अगला है प्रशंसा। जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप भी बहुत खुश होते हो। वैसे ही हमने इसका वाक्य बनाया है, प्रशंसा से सभी खुश होते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। और अंतिम है गांव। गांव के लोग मेहनती होते हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न 6। अब देखो बच्चों, यहाँ दो तरह के वर्ण आए हैं, ज और ज, फ और फ। आपने जौ से जैसा जल बनता है वैसे जौ कागज, हमने जल को जल पढ़ा और कागज को जौ पढ़ रहे हैं, कागज। बोलने पर दांत हमारे जुड़ जाते हैं। फ और फ, अब फल, इसमें बोलने पर दोनों होंठ जुड़ते हैं। अगर हम पढ़ते हैं साफ, साफ, फ, तो इसमें हम होंठ का हमारा गोला बन जाता है। तो ऐसे ही आपने उदाहरण स्वरूप यहाँ शब्द चुनने हैं जिसमें ज और फ वाले शब्द है। तो हमने यहाँ शब्द चुने हैं, ज़रूर, जिंदगी, ज़ीरो। ये जौ वाले शब्द है। और फ वाले हमने चुने हैं, फसल, फोन, बर्फ। ये हमारे शब्द हैं, एक उदाहरण हमने इनके लिए है। अब आप आगे आइए, पेज ऑन 27। तेनालीराम की चतुराई की बहुत सी कहानियाँ इंटरनेट पर भी आप पढ़ सकते हैं। आप उन्हें अपने इंटरनेट के ज़रिए ढूंढ सकते हैं, अपने फ़ोन पर उन्हें पढ़ सकते हैं और कक्षा में ये सुना भी सकते हैं। अब हम यहाँ एक गद्यांश पढ़ेंगे और उस गद्यांश को पढ़ करके उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सर्दियों का मौसम था। आपने मेरे साथ पढ़ना है और ध्यान से समझना है, फिर उत्तर देने में मेरी भी मदद करनी है। सर्दियों का मौसम था। अच्छी धूप निकली हुई थी। राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और राजपुरोहित धूप में बैठकर आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने कहा, शीत ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है, क्योंकि इस ऋतु में तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं। राजा के मुंह से खाने की बात सुनकर राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत बोले, हाँ महाराज, मुझे भी शीत ऋतु अच्छी लगती है, क्योंकि इस मौसम में तरह तरह के फल और मिठाई खाने को मिलती है। कौन सा प्रश्न है आगे, कौन सा मौसम था? अब बच्चों आपको बताना है कौन सा मौसम था, शीत ऋतु का और सर्दियों का। इसमें हम एक आंसर लिख सकते हैं, शीत ऋतु का मौसम था या सर्दियों का मौसम था। धूप का आनंद कौन कौन ले रहे थे? अभी हमने पढ़ा 3 लोग थे जो धूप में बैठे थे। उसमें राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और राजपुरोहित धूप का आनंद ले रहे थे। अगला प्रश्न है, खाने की बात सुनकर किसके मुंह में पानी आ गया? खाने की बात सुनकर राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया। अगला है, मुंह में पानी आना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बच्चों? इस मुहावरे का मतलब होता है लालच आना। जब राजपुरोहित से राजा कृष्णदेव राय ने व्यंजनों की बात की तो उनके मुंह में पानी आ गया। उनका मन कर रहा था कि इस शीत ऋतु में अच्छे से पकवान उन्हें खाने को मिले। उनके मन में लालच आ गया था। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 3 जो हमने अभी पढ़ा था। आपको ये पाठ कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।